जर्मनी का एकीकरण, हमारा टॉपिक जो है वो जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण के पहले हमने इटली का एकीकरण ऑलरेडी देख लिया है। अब जर्मनी के एकीकरण पे जब हम आए तो हमने कहा कि जर्मनी के एकीकरण को समझने से पहले बच्चों उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है कि जर्मनी में ऐसा क्या, कौन सी व्यवस्था क्रिएट हुई कि जो जर्मनी को एकीकरण के मार्ग में एक तरीके से सहायक भी बनी, और ऐसे कौन से तत्व थे जो उसके एकीकरण में बाधक भी थे। तो हमने कहा कि लगभग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, खासकर 19वीं सदी का पूर्वार्ध हम कह सकते हैं, हमने बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का, खासकर आधुनिक राष्ट्रवाद का जो तत्व आ गया था जिसमें उदारवाद के तत्व शामिल हो गए थे, उसने संपूर्ण यूरोपीय व्यवस्था में एक प्रकार से बदलाव का वाहक बना था पूरे यूरोपीय व्यवस्था में। तो मैंने आपको बताया कि लगभग जब 1900 के आसपास, सॉरी 1800 के आसपास, हम 19वीं शताब्दी कह रहे हैं और 19वीं शताब्दी से आशय है 1800 से लेके 1900 तक के बीच में। और जब 19वीं सदी के शुरुआत में कहते हैं, इसका मतलब है कि 18वीं सदी के, मतलब 1801-2 की आसपास की बात, हम घटना के जिक्र करना शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि 1799 में नेपोलियन कैसे फ्रांस का सत्ता संभाल रहा है, और फ्रांस की सत्ता संभालने के बाद उसने क्या किया है, और फ्रांस की सत्ता संभालने के बाद 1801 और 1802 और 4 तक आते आते एक तरीके से आया गणतंत्र के नाम पे था, लेकिन एक तरीके से अपनी तानाशाही वहाँ पे स्थापित कर चुका था। अब फ्रांस की क्रांति का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो विचार था, हम जब कहते हैं क्रांति के विचार, तो क्रांति के विचार बड़े मॉडर्न थे, आधुनिक थे। और क्रांति के विचार क्या थे, जैसे एक स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का विचार था, एक तरीके से प्रबोधन की मांग ही उसके क्रांति के विचार थे लगभग, ठीक है ना। अब वो क्या हुए थे, वो पूरे यूरोप में फ्लोट करने लगे थे। अब हम जब कहते हैं कि पूरे यूरोप में वो फ्लोट करने लगे, तो उससे क्या हुआ, जो अन्य जो यूरोपीय कंट्री थे फ्रांस के साथ साथ, वहाँ भी क्या हुई, राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ और राष्ट्रवादी भावना जग गई थी। लेकिन हमने कहा कि राष्ट्रवादी भावना जगने के क्रम में जगी तो थी, बट नेपोलियन के जो कदम थे, नेपोलियन के कदम एक तरीके से व्यापक परिवर्तन वाले कदम थे, न केवल फ्रांस में अपितु यूरोप में जहाँ जहाँ भी उसने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, वहाँ पे हर जगह। हमने कहा शुरुआत में एक वर्ल्ड मैप, पिछली बार हमने आपको जो वर्ल्ड मैप आप देखिए, यूरोप आप देख रहे हैं। यूरोप में हमने आपको बताया था कि जब एक बार फ्रांस इधर गया है, मतलब यूरोप में प्रवेश किया है, जब नेपोलियन के रूप में, नेपोलियन जब यूरोप में प्रवेश किया, तब उसने सबसे पहले क्या किया काम, उसने एक तो पहला अपना प्रभुत्व जो है फ्रांस में जमाया था। उसके बाद जो हमने कहा था एक ऑटोमन, उसके पवित्र रोमन साम्राज्य की बात की थी। हमने कहा था पवित्र रोमन साम्राज्य को लगभग उसने 1805-1806 में हरा दिया। और पवित्र रोमन साम्राज्य की घटना को मैंने शुरुआत में बताया था कि पवित्र रोमन साम्राज्य था क्या, किस प्रकार से वो पूर्वी रोमन साम्राज्य के पैरेलल यूरोप के इस पश्चिमी रोमन, जो पश्चिमी है यूरोप है, यहाँ किस तरीके से वो अपना विस्तार कर रहा था। तो मैंने कहा था कि उसका जो प्रमुख था वो ऑस्ट्रिया का राजा भी था, एक तरीके से ऑस्ट्रिया का प्रमुख के रूप में भी था। तब इसने जब पवित्र रोमन साम्राज्य को हरा दिया था, तो उसने वहाँ पे राइन संघ की स्थापना करवा दिया था। और राइन संघ की स्थापना करा के जो 200 भागों में जर्मनी बटा हुआ था, उस जर्मनी को उसने 18 भागों में परिवर्तित कर दिया था, मतलब 18 भागों में एकीकृत कर दिया। क्यों एकीकृत कर दिया बच्चों, उसको 18 भागों में इसलिए एकीकृत कर दिया था क्यों, उसको लगा कि प्रशासनिक और हमारा शासन चलाना यहाँ पे आसानी हमें हो जाएगी, क्योंकि बटा रहेगा तो उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। उसने एक कर दिया था। बात यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने कहा मेटरनिक का शासन आता, मतलब मेटरनिक व्यवस्था लागू थी, शासन क्या कहेंगे, एक तरीके से नेपोलियन का अंत होता है 1814 के बाद। आप लोग तो जान ही रहे नेपोलियन का जो है एक तरीके से वाटरलू के युद्ध के बाद उसकी जो सत्ता थी, सरसत्ता थी, समाप्त हो गया। अब सरसत्ता समाप्त हुई तो मेटरनिक का जब युग आता है, तो मेटरनिक क्या काम करता है, मेटरनिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करता है, मतलब राजशाही की जो व्यवस्था थी, राजशाही की व्यवस्था हर जगह फैलाने का प्रयास करता है। लेकिन उसको लगता है कि ऑस्ट्रिया का, हम आपको कंडीशन दिखा रहे हैं, ये जो जर्मनी है, आप 8 और 10 नंबर के आसपास देखिए, इसमें आप 10 नंबर का जो है ए वाला, जो ए वाला पार्ट है, क्योंकि 8 भी इसमें वो कर दिया, दूसरा कंट्री है। तो चूंकि आज का मैप है, बाद में भी जब हम पढ़ाएंगे उसका जो है बाल्कन समस्या, तब देखेंगे कि 8, 9, 10 नंबर जो आप देख रहे हैं और जो कंट्री छोटे छोटे उनकी चीज़ें आप समझ पाएंगे। अभी केवल आप ऑस्ट्रिया पे फोकस कीजिए। ऑस्ट्रिया यहाँ तब मजबूत कंट्री के रूप में था। उसको लगा कि प्रसा हमारे सर पे बैठा है, इतना मजबूत प्रसा हमारे लिए ठीक नहीं है। उसने उसको 38 भागों में
तोड़ दिया। अब 38 भागों में तोड़ दिया तो हमने कहा कि एक बार जब किसी को एक करके उसको तोड़ देते हो तो वहाँ पे क्या हुई, वहाँ के लोगों को लगा भाई हम एक ऑस्ट्रिया कौन होता है हमारे उसको तोड़ने वाले, हम लोग को अलग करने वाला। एक तरीके से उनके अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना जगी, किस चीज़ की, कि हमें एक होना है, एक घटना। अब आप जानिए। दूसरी बात हमें कहेंगे, जब राइन परिसंघ इन्होंने स्थापित कर दिया, प्रसा को उसमें प्रसा मजबूत देश था, उसके साथ जब इन्होंने राइन परिसंघ स्थापित कर दिया था तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ था, उन क्षेत्र जहाँ जो राइन परिसंघ के अंतर्गत जो आ रहे थे, जो 18 वो थे, उसमें काफ़ी देशों में एक तरीके से कुछ सुधारवादी प्रक्रिया भी शुरू हुई थी और उससे क्या हुआ, उनकी इकॉनमी भी कुछ हद तक मजबूत होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 38 भागों में तोड़ दिया, उधर राइन परिसंघ वाला मामला अपना साथ साथ पैरेलल चल रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब हमने कहा आता है समय 1834 का, और 1834 में क्या होता है, यहाँ पे एक साल्वेरिन चुंगी संघ की स्थापना होती है। अब साल्वेरिन चुंगी संघ जो बना हुआ था वो एक तरीके से प्रसा के नेतृत्व में इन जो जर्मनी के बटे हुए देश थे वो एकीकृत हुए थे। आर्थिक एकीकरण उनका हुआ था, राजनीतिक एकीकरण नहीं हुआ था बच्चों, आर्थिक एकीकरण हुआ था। अब आर्थिक रूप से वो प्रसा का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे कि भाई हम प्रसा का नेतृत्व आर्थिक रूप से हम चलते हैं, क्योंकि मजबूत देश है, थोड़ा सा क्या है कि अगर इसके अंतर्गत चलेंगे हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट होगा। वो ये लोग सोच के वो लोग चुंगी संघ में, साल्वेरिन चुंगी संघ में शामिल हो गए। दो चीज़ हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं कि प्रसा कैसे मजबूत होकर सामने उभर कर आ रहा है। लेकिन बात ये थी कि पूरे जर्मनी का एकीकरण किसके अंतर्गत हो, प्रसा के अंतर्गत हो, मतलब प्रसा का जो शासन, प्रसा के राजतंत्र के अधीन हो या ऑस्ट्रिया के अधीन हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के अधीन होना ज़्यादा एक वो था, मतलब अगर देखा जाए अनुकूल ज़्यादा था। उसके पीछे का रीजन बच्चों क्या था, अगर हम कहेंगे कि इसका ऑस्ट्रिया के अंतर्गत इसका अगर एकीकरण होता, वो ज़्यादा अनुकूल होता, तो वो अनुकूलता क्यों होती उसकी, तो उसकी अनुकूलता होने के पीछे के दो रीजन थे बच्चों। एक तो मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया में कोई एक कह सकते हैं कि केवल एक ही मूल वंश के लोग नहीं रहते थे, वहाँ जर्मन भी रह रहे हैं, वहाँ रोमन भी रह रहे हैं, अलग अलग मूल वंश के लोगों से मिलकर ऑस्ट्रिया निर्माण हुआ था। अगर उसके क्या होता तो एक विविधता वाला देश था, तो वो ईजिली उसको एक्सेप्ट या उसको ग्रहण कर लेता, कोई दिक्कत उसको ना होती। दूसरी बात क्या थी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत, एक तो पवित्र रोमन साम्राज्य की उसको विरासत मिली हुई थी, तो पवित्र रोमन साम्राज्य की विरासत थी, तो उस विरासत के अंतर्गत भी अगर वहाँ शासन चलाना ऑस्ट्रिया के लिए अच्छा रहता, मतलब अगर ऑस्ट्रिया शासन करता, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रिया के प्रति उसका पक्ष ज़्यादा मजबूत था और ऑस्ट्रिया भी ये चाह रहा था, भले आर्थिक रूप से संघ बना के प्रसा के नेतृत्व में चीज़ें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब कभी राजनीतिक एकीकरण हो तो उसमें शासन कमांड हमारे हाथों में हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप प्रसा और ऑस्ट्रिया के देख रहे हैं। बट क्या हुआ कि जो यहाँ के कंट्री, यहाँ के जो देश थे, जो जर्मन लोग थे, चूँकि मेटरनिक के अंतर्गत हमने क्या किया, उसको 38 भागों में उसको बंटवाया था मेटरनिक ने, आप समझ रहे हैं। तो उनके अंदर, उनके जो यहाँ के देश थे, उनके अंदर आया कि भाई ऑस्ट्रिया तो हमें विभाजित करने का काम कर रहा, इसके अंतर्गत हमको जाना नहीं है। और आप समझ रहे हैं ना कि उसके प्रति एक निगेटिव जो एक थॉट था लोगों के अंदर हो गया। दूसरा रूढ़वादी शासक है वहाँ का, हमने बताया मेटरनिक वहाँ का रूढ़वादी शासक है, मतलब चांसलर था, उसका जो शासक था वो रूढ़वादी शासक है वहाँ पे। हमने कहा एक तो रूढ़वादी शासक है, तो रूढ़वादी शासक के अंतर्गत भी वो लोग एकीकृत नहीं होना चाहते थे। दूसरी बात, तीसरा पक्ष ये था कि अब एक तरीके से जो प्रसा आगे बढ़ रहा था, जो प्रसा का राजतंत्र था, जो प्रसा का वो था, वो थोड़ा हद तक, चाहे इंडस्ट्री के मामले में और चीज़ों के मामले में, वो एक तरीके से मुक्त उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसके यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो लोग चाह रहे थे कि जो जर्मन मूल वंश के लोग एक साथ रहें। क्यों वो लोग चाह रहे थे जर्मन मूल वंश के लोग एक साथ रहें, तो उसमें हमने बताया था कि उस समय उसमें बौद्धिकों की भूमिका बच्चों बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। हार्डर, फिक्टे, हीगेल, इन लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। हार्डर ने वाकजिफ्ट की अवधारणा दी, राष्ट्रीय आत्मा की अवधारणा दी, हमने कहा। और वहाँ के राष्ट्र बनने का आप जान ही रहे हैं, किसी चाहे भाषा, जाति, धर्म या किसी एक चीज़ को आधार बनाकर वो लोग एक होने की बात करते थे। और उसके बाद जो हीगल थे उन्होंने कहा कि भाई दैवी आत्मा है। और फिक्टे महोदय ने जब वहाँ पे हुआ, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय वो विकास, उन्होंने कहा एकीकृत रूप से राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए। तो जो ये बौद्धिक लोग थे बच्चों, बौद्धिक लोगों ने क्या किया कि जर्मनी को एक तरीके में प्रसा के साथ एक होने का आधार तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ऑस्ट्रिया के साथ एक होता तो जाहिर सी बात है मूल भावना कहाँ रहती, क्योंकि वहाँ पे तो मल्टीपल एक तरीके से उनको मानने वाले लोग थे।
अलग अलग जो है नस्ल, अलग अलग लोग थे, रोमन थे, जर्मन थे और जो है पोलिश थे, तो अलग अलग लोगों को मिला के वो बना हुआ था। तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रियन मूल वंश का कुछ वहाँ मैटर था, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा था, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है रिवीजन के क्रम में भी, ठीक है। हमने कहा चीज़ें यहाँ बढ़ रही हैं। प्रिफा के अंतर्गत जब चुंगी संघ की स्थापना हो गई है 1834 में बच्चों, साल्वेरिन चुंगी संघ की स्थापना जब हो गई है, तो साल्वेरिन चुंगी संघ की स्थापना हुई, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी। हमने कहा इस समय जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी है 1813 में बच्चों, आप लोग जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक तार कनेक्ट हो रहा है कि प्रिसा का उत्कर्ष होना, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत जर्मनी का एकीकृत ना होना, उसके बाद औद्योगिक क्रांति की भूमिका और बौद्धिकों की भूमिका, सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। अब आता है औद्योगिक क्रांति की भूमिका बच्चों। औद्योगिक क्रांति की भूमिका आती है तो औद्योगिक क्रांति में हमने क्या बताया, इंग्लैंड काफ़ी सबसे पहले आगे आया, सबसे पहले वो आगे निकला लोगों से। लेकिन क्या हुआ, चूंकि प्रिफा के अंतर्गत जो थोड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, जो वहाँ के उद्योगपति थे वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ का भी कोई ऐसा शासक हो जो एक तरीके से हम लोगों को भी संरक्षण दे, चीज़ों को आगे बढ़ा, हम लोग को भी संरक्षण दे। तो वहाँ की जो मध्यवर्गीय भावना थी, जो मध्य वर्ग का झुकाव था, वो मध्य वर्ग का झुकाव था कि हमारा जो है, हमारा भी शासक, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ का राजा कितना छूट देता है, हमारा भी कोई मजबूत राजा हो जो हमको संरक्षण भी दे हमारी इंडस्ट्रीज को, और हमारे यहाँ एक समान मौद्रिक नीति, एक समान कर व्यवस्था भी लागू कर दे जिससे व्यापार करना आसान हो जाए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि वहाँ के जो मध्य वर्ग थे, हमने पहले कहा कि उस समय की जितनी क्रांतियाँ हुई हैं उसमें मध्यवर्गीय दृष्टिकोण काफ़ी प्रभावी रहा है। तो मध्य वर्ग ने कहा कि प्रिफा के अंतर्गत एक होना चाहिए, और प्रिफा के शासक को एक तरीके से वो बैक करना शुरू कर दिए वो लोग कि हम आपको बैक करते हैं, ठीक है, हम आपको, आप क्या है शासन सत्ता संभालने की तरफ आगे बढ़िए। और इसका पहला प्रयास हमने क्या कहा, जब हम जर्मनी का मैप देखते हैं तो हमने कहा कि इसका जो आप फ्रैंकफर्ट देख रहे हैं, फ्रैंकफर्ट पहला प्रयास हुआ है फ्रैंकफर्ट में का संसद आयोजित किया गया, और संसद आयोजित करके उन लोगों को लगा कि अगर हम पहली संसद हमारी आयोजित हो रही है और यहाँ नया संविधान बनाएंगे, और नया संविधान बना के हम हमारा जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो शासक था प्रिसा का, उसके अंतर्गत हम एक कर देंगे जर्मनी को, और इसी दिन से राजनीतिक एकीकरण हो जाएगा। बट बच्चों, इतिहास गवाह है कि आर्थिक एकीकरण कभी जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक एकीकरण भी संभव हो जाए। आज का यूरोपियन यूनियन देख रहे हैं आप, आर्थिक रूप से उनके यहाँ एक तरीके से मुक्त अर्थव्यवस्था वाला सिस्टम उनके यहाँ आपस में चलता है, कॉमन मार्केट का सिस्टम चलता है उनके यहाँ पे। उनके यहाँ आप उसके यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने सुना होगा कि मुक्त एक किसी की सीमा नहीं है, आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हो यूरोपियन यूनियन के, जब तक पासपोर्ट वीजा की जरूरत वहाँ पे नहीं होती, व्यापार करने की छूट है। पहले क्या था, इंग्लैंड भी था उसी में शामिल था, बट ब्रेक्जिट के तहत एग्जिट हो गया, ब्रिटेन एग्जिट कर गया, उसी का नाम ब्रेक्जिट पड़ा था, और हमने कहा वो बाहर निकल गया। अब वो बाहर निकल गया तो अभी यूरोपियन यूनियन की हम बता रहे हैं क्या कि वो आर्थिक रूप से तो एक है, बट हर जगह शासन अलग है, राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जो भी यूरोपियन यूनियन में बटे हुए हैं, अलग अलग हैं। तो इतिहास गवा रहा है कि अगर आर्थिक एकीकरण जरूरी नहीं, राजनीतिक एकीकरण की भी गारंटी हो, किसी को कोई दिक्कत। तो इसीलिए जब 1848 में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और 1848 में फ्रैंकफर्ट की जो संसद बुलाई गई थी, फ्रैंकफर्ट की संसद में जो वहाँ के सारे देश इकट्ठा हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ताज उठाया और कहा कि साहब, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, कि आप एक मुकुट धारण कीजिए, आपके अंतर्गत हम राजनीतिक एकीकरण चाहते हैं। उन्होंने उसको लेने पर ठुकरा दिया, कहा एक गटर में गिरा ताज है, इसको हम अपने सर पे नहीं रखेंगे। उसके पीछे दो रीजन है, मतलब आपके अनुरोध विरोध, मतलब आपके अनुरोध पे, आप लोगों के शुभेच्छा पे हम इसको नहीं धारण करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अभी तक जो शासक की मान्यता होती है, जो युद्ध जीत कर शासक बनता है, उसी को जनता को करती है, और अगर हम आपका ये मुकुट धारण कर लेते हैं तो हमारे सामने दो समस्याएं आ जाएंगी। हमको सीमित राजतंत्र अपनाना पड़ेगा, वैसा हमारा अभी आगे बढ़ने का मेरा वो नहीं है, ठीक है, हमें सीमित राजतंत्र अपनाना पड़ेगा। उन लोग उसने उसको लेने से मना कर दिया, लेकिन उसके एक कारण, उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या था, उसकी भूख तन गई थी। जो ऑस्ट्रियन एम्पायर बैठा है, ये गुस्सा हो गया, भाई साहब, आर्थिक एकीकरण तक तो हमने बर्दाश्त कर लिया था, बट अगर राजनीतिक एकीकरण तुम करोगे, मतलब तुम चाहोगे कि इतना मजबूत जर्मनी हमारे सर पे बैठे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेटरनिक जिंदा था 1848 तक, अभी उसने धमकी दी कि भाई साहब बुरा हो जाएगा, सब डर गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया नहीं वापस। उसके बाद मैंने कहा 1850 में एक समय इनका आता है जिसमें ओलमुच का सम्मेलन हुआ। 1850 में बच्चों ओलमुच के सम्मेलन में, ओलमुच का सम्मेलन हुआ। ओलमुच के सम्मेलन में फ्रेडरिक विलियम
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो था, और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ महोदय ने एकीकरण का प्रस्ताव रखा कि हम राजनीतिक रूप से एकीकृत होना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है, ओलमुच के सम्मेलन में। बट मैंने कहा जो उनका एकीकरण का प्रस्ताव था वो फलीभूत नहीं हो पाया, मामला यहाँ तक चलता रहा। लेकिन आर्थिक रूप से एकीकृत तो थे ही, आर्थिक रूप से लोग सशक्त हो रहे थे, और मध्य वर्ग, इनको पूंजीपति लोग भी जो लोग थे वो भी लगातार बैक कर रहे थे, यार तुम राजा पूरा संभालो, अब किसी और के कहने में मत चलो, हम चाहते हैं कि हमारा जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही हम उससे कम्पिटिट कर पाएंगे इंग्लैंड से, क्योंकि वहाँ के उद्योगपतियों से हम कम्पीट कर पाएंगे, हमारी चीज़ें हो पाएंगी। तो वो लगातार अपने राजा को पुश कर रहे थे। लेकिन 1861 तक आते आते इनकी अवस्था जर्जर हो गई फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की, और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ मतलब बीमार भी रहने लगे, और लगा कि अब चीज़ें हमारे बस का अभी नहीं है। तो उन्होंने अपनी राजगद्दी त्याग कर अपने बेटे विलियम प्रथम को शासन संभाल दिया कि आप संभालो, और विलियम प्रथम जो है शासक बन गया वहाँ का। चीज़ें कनेक्ट है ना, वहाँ का शासक बन गया। और 10 साल में क्या क्या हुआ, पूंजीपति मध्य वर्ग उनको वो कर रहे हैं, बौद्धिक लोग लगातार बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर इटली के भी एकीकरण के रास्ते पे इटली भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्रीमिया के युद्ध में रसिया जैसी शक्ति हार रहा है। तो ये सब आप देख रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। और उस समय जो आपके इनका जो ये महोदय थे, बिस्मार्क महोदय थे, हमने कहा कि 1859 में वो लगभग रसिया के राजदूत भी रहे थे, चीज़ों को देख के लौटे हुए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। फिर मैंने कहा कि अब आता है 1861 और विलियम प्रथम शासक बनता है। और विलियम प्रथम शासक बनता है तो वो क्या करता है, संसद में घोषणा करता है कि हम सेना को पुनः खड़ा करना चाहते हैं। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, दूरदर्शी व्यक्ति था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जब तक रहा तब तक इन लोग की तूती बोलती रही। अब विलियम प्रथम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपनी संसद में एक प्रस्ताव लाया कि हम सेना का पुनर्गठन करना चाहते हैं, और सेना का पुनर्गठन करके हम चाहते हैं हम मजबूती के साथ जर्मनी के उस एकीकरण को थोड़ा सा जर्मनी को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैंने कहा कि वहाँ की संसद में उदारवादी लोग बैठे हुए थे, वहाँ की संसद में जो उदारवादी लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा नहीं, बातचीत के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसे कैसे ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, महंगाई है, ये है, इधर उधर की बातें करने लगे। तब तक फिर हमने कहा कि 1862 में अपना चांसलर नियुक्त करता है बिस्मार्क को, विलियम प्रथम जो राजा था प्रसा का, उसने बिस्मार्क को नियुक्त किया। और बिस्मार्क गया, पहली बात अपनी राजा से कहा मैं कसम खाता हूँ कि आपको जो आपकी संसद से पास, जो संसद में आपका प्रस्ताव है, इसको पास करवाने के लिए, इसको चरितार्थ करने के लिए, इसको समय की हकीकत बनाने के लिए मैं अगर मुझे अपना जीवन भी त्यागना पड़ा तो मैं जीवन त्याग दूंगा। तो अपने राजा भी खुश हुआ कि भाई अच्छे लोग को मैंने बैठाया है, हालांकि वो अपनी महत्ता पहले ही साबित कर चुका था। फिर वो वहाँ पे ऐतिहासिक भाषण देता है संसद में खड़ा होकर, और संसद में ऐतिहासिक भाषण देता है, कहता है जनता ने आपको सिर्फ विचार और बौद्धिकता प्रदान करने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, जनता ने जर्मन राष्ट्र की उस परिकल्पना के साथ आपको यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। और आप समझ लीजिए कि ये जो आप ऑस्ट्रियन एम्पायर देख रहे हैं, इसको प्यार की भाषा और प्यार से चीज़ें आप समझाई नहीं जा सकती हैं। और जो सुधार के सारे प्रोसेस जो रुके हुए हैं और ऑस्ट्रियन एम्पायर की जो सारी व्यवस्था रुकी हुई है, एक तरीके से जर्मनी के एकीकरण में एक बाधा के रूप में यहाँ पे एक खड़ा हुआ है। और इस बाधा को अब एक तरीके से एक गांठ पड़ गई है, कहते हैं रस्सी में गांठ पड़ जाना, और गांठ इतनी कफे रूप में पड़ गई कि फिर खोला नहीं जा सकता, इसे अब तलवारों से सिर्फ काटा ही जा सकता है। तो इस गांठ को काटिए अगर इस जर्मनी के एकीकरण को एक करना चाहते हैं, और रक्त और लौ की नीति के साथ ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। अतः आपसे हम निवेदन करते हैं कि ये जो मेरा प्रस्ताव है या तो आप पास कर दीजिए, वरना आपके बिना पास किए भी ये प्रस्ताव लागू होके रहेगा। तो मतलब जो समझना चाहिए प्यार से कर दीजिए, आप ही की आपका मैटर है। उसने अपने दम पर उस चीज़ को पास करवा दिया अपने दिमाग से। अब उसका प्रस्ताव पास हो गया, उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीज़ें चल रही थी। समय आता है 1864 का, 62 में चांसलर बना है, 2 साल बाद 64 का समय आता है। उसको लगता है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए, क्योंकि उसके एकीकरण के सामने 2 दीवार, पहली दीवार ऑस्ट्रियन एम्पायर, क्योंकि ऑस्ट्रिया जब तक बैठा सर पे नहीं, दूसरी दीवार इधर फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के पास पूरा इसका साउथ कंट्रोल है और इसके पास इसका वाला पूरा पोर्शन कंट्रोल है। आधा प्रसा इधर बटा हुआ है, आधा प्रसा इधर है। ईस्ट प्रसा मतलब ये देखिए आप, ईस्ट प्रसा वेस्ट प्रसा कुछ पार्ट इसका इधर आ रहा था जो मिल के आ रहे थे। तो जब तक इनको शांत नहीं करता तब तक संभव कुछ था नहीं। बात आती है 1864 की। 1864 में गेस्टाइन का समझौता करता है ऑस्ट्रिया के साथ। बच्चों जाता है, कहता भाई साहब देखिए ये डेनमार्क का जो मुद्दा है, आपका प्रभुत्व बना रहे, डेनमार्क ऐसा ना हो कि डेनमार्क का प्रभुत्व नीचे तक बढ़ता चला जाए, आप कमजोर हो जाइए।
हम आपकी आपका बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि आप शुरुआती वाली व्यवस्था चलाते हुए आ रहे हो। एक काम करते हैं, हम डेनमार्क को हरा देते हैं। इसका जो यहाँ पे दो क्षेत्र है, होलिस्टीन और फेल्विंग का जो क्षेत्र है बच्चों, ये होलिस्टीन और फेल्विंग का क्षेत्र को आपस में हम लोग बांट लेंगे। हमको कुछ मत करिएगा, डेनमार्क के ऊपर जो लगा इसको दे दीजिएगा, उसको हम संभाल लेंगे। आपको हम और होलिस्टीन वाला क्षेत्र दे देते हैं, आपका कंट्रोल हो जाएगा। हो गया खुश? कहा बात तो तुम ठीक कर रहे हो। और उसने फिर होलिस्टीन का समझौता करके, मतलब जब इसको जीतता है और फेल्विंग खुद रख लेता, होलिस्टीन इसको दे देता है। बच्चों इस समझौते के पीछे क्यों ऊपर वाला खुद ले रहा था, नीचे वाला इनको क्यों दे रहा था? क्योंकि मैंने बताया था जो फेल्विंग का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जर्मन के अलावा और भी पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। डेनमार्क की जो वो है वो भी मूल वंश के लोग यहाँ रहते थे। तो इसने सोचा कि इसको अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो जर्मन वाले हैं, बाद में इनको उकसा देंगे, ये खुद ही हमारे साथ मिलने का प्रयास करेंगे। अब इसने क्या किया, होलिस्टीन वाला जो इसका क्षेत्र था, इसने यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक उसको हुई नहीं, होलिस्टीन को दे दिया भाई साहब को, ये लेके खुश हो गए। फिर 1866 का समय आता है। अब 1866 का जब समय आता है, 2 साल बाद 64 में यहाँ का मैटर हो गया, डेनमार्क का युद्ध हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। यहाँ का काम खत्म, इसको अपना रखता है, इसको इनको देता है। आता है 2 साल बाद सबसे महत्वपूर्ण बच्चों 66 का, 1866 1866 का समय आता है, ठीक है ना। अब 1856 का समय आता है, ऑस्ट्रियन एम्पायर के ऊपर वो दबाव बनाना शुरू कर देता है कि भाई साहब यहाँ की जो जनता जो आपको दिए थे ना होलिस्टीन का क्षेत्र, यहाँ की जनता कह रही हम तो जर्मन वाले हैं, हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, एक काम करिए आप प्यार से इसको दे दीजिए। वो कहता है यार अभी तुमने समझौता किया था हमारे साथ और हमने तुम मांग भी रहे हो यार ये वाला क्षेत्र। कहा ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे, थोड़ा सा जो क्षेत्र है आप इसको भी थोड़ा छोड़ दीजिए। उसको पता था वक्त उसको भी तैयार हो जाए, मतलब ऐसी मांगे रख रहा है जो पूरा नहीं कर सकता है। अब बात ऑस्ट्रिया का मैटर तो यहाँ पे निपट गया, ठीक है, कि ऑस्ट्रिया का वो तो जान रहा था तैयार होगा नहीं, और वो इससे युद्ध भी करना चाहता था। लेकिन मैंने क्या कहा कि रूस वाले और फ्रांस को बैलेंस करना भी जरूरी था, और नीचे इटली को भी अपने साथ लेना जरूरी था। अगर इस मैप में आप देखिए वर्ल्ड मैप में, तो उसमें इटली को, फ्रांस को और रूस को संभालना जरूरी था। इंग्लैंड तो बाहर तब तक नहीं घुसता था यहाँ अंदर, यूरोप के अंदर, जब तक उसको लगता था शक्ति संतुलन बिगड़ नहीं रहा है। और वो खुद भी चाहता था कोई इतना मजबूत ना हो जाए, आपस में लड़ लड़ के कमजोरी बने रहें। वो चाहता था कि फ्रांस भी इतना मजबूत ना हो, इधर रूस भी कम मजबूत ना हो। तो जब प्रेसा एक कदम उठा रहा तो एक खड़ा होकर बाहर देख रहा था इसको कोई अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। कहा भाई तुम लोग का आपसी मैटर है, समझ लो तो हम आएंगे यहाँ पे। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, जो इनका ये रहा। अब इसने क्या किया, फ्रांस को समझाया, ठीक है ना। फ्रांस को क्या समझाया, फ्रांस को 2 चीज़ समझाया। कहा देखो यार, लॉरेंस और एलिस का क्षेत्र तुम्हारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है और हमारी तुम्हारी मित्रता वाला संबंध है। दूसरी बात एक चीज़ ये समझो कि ये जो ऑस्ट्रिया है, ये दक्षिण वाला राज्य जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है, इस पे एक खुद ही कंट्रोल करना चाहता है। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप मेटरनिक को देख चुके हो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे नेपोलियन के साथ क्या किया था, तुम्हारे चाचा जी के साथ क्या किया था। तो अब कहे कि भाई साहब बात तो तुम पुरानी यादें क्यों ताज़ा कर रहे हो यार, वो यादें ताज़ा मत करो, दुख होता है। कहे दुख होता है तो एक ही चीज़ चाह रहे हैं, उसका निपटारा तो हम कर रहे हैं, बस आप इस दुखी माहौल में इनके साथ मत आ जाना, आराम से बैठ के देखते रहना। कहे ठीक है। अब इसके दिमाग में क्या चलने लगा फ्रांस के, कि यार तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, हमको पता है कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं कि तुम ये ऑस्ट्रिया को इतनी जल्दी हरा दो पाओगे। और तुम्हारा मन में क्या क्या सोच रहा कि जब तुम लड़ोगे ऑस्ट्रिया से तो तुम्हारा युद्ध बहुत लंबा चलेगा, फिर जब लंबा चलेगा तो तुम परेशान हो जाओगे, और परेशान हो जाओगे तो हम आएंगे मध्यस्थता कराने के लिए, और जब हम मध्यस्थता कराने के लिए आएंगे तो मध्यस्थता कराएंगे, इनसे कहेंगे कि साउथ वाला तुम देखना छोड़ दो इधर का पार्ट, और हमारा क्या होगा फिर हम, और इनके ऊपर हम दबाव बना के जो राइन वाला क्षेत्र है, इस राइन वाले क्षेत्र को भी हम ले लेंगे। उसके दिमाग में इतना सब चल रहा था। लेकिन हमने क्या कहा, बिस्मार्क मौके की तलाश नहीं करता था, वो मौका पहले बना के तभी आगे बढ़ता था। वो पूरी उसके दिमाग में खाका तैयार था, और मात्र 6 हफ्ते के अंदर अंदर इनको ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और जब 6 हफ्ते में ऑस्ट्रियन एम्पायर को हरा दिया बच्चों, तो 6 हफ्ते में जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर हारा है, वैसे क्या हुआ है फ्रांस में, फ्रांस के लोग स्तब्ध रह गए, खुद ही स्तब्ध रह गया, ये क्या कर डाला इसने, और एक क्या पूरा परिवर्तन हो गया। अब यहाँ की जनता इसको क्रिटिसाइज करने लगी, यार तुम बताओ, तुम्हारे चक्कर में अब इतना मजबूत जर्मनी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और तुमने उसका एलिस और लॉरेंस वाला क्षेत्र अभी रखा हुआ है, कल को तुम्हारे ऊपर भी मामला इधर उधर का काम करेगा, समझ रहे हैं। और इधर उसने इनकी तो फजीयत हो रही है, लेकिन इनका मैटर हो गया। अब आइए इटली को कैसे समझाया, इटली पे कहा वेनेशिया भी तुम्हें मिला नहीं है,
और अगर ऑस्ट्रिया पे जब हमला करेंगे तो तुम आना साथ हमारा देना, तुमको बेनेफिया दिला देंगे। ऑस्ट्रिया तैयार हो गया, मतलब इटली भी तैयार हो गया, इटली मतलब पीडमॉन्ट भी तैयार हो गया, ठीक है देंगे। बचा रसिया। रसिया के साथ दो काम किया था उसने। पहला तो ये जो पोलिस वाला क्षेत्र है, पोलैंड वाला जो क्षेत्र अभी आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये आप देखिए ये पोलैंड वाला जो क्षेत्र है, पोलिस वाले क्षेत्र में जब ये आगे बढ़ रहा था जार, तो उसके साथ बड़ा शांतिपूर्वक व्यवहार किया था कि एक तरीके से पुलिस का साथ नहीं दिया पोलैंड वहाँ के शासक का। तो एक तो शुभेच्छा उसके साथ होती, दूसरा वहाँ राजदूत रह गया था, काफ़ी दिन तक रहा था तो समझाना भी आसान था। तीसरा उसे भी उसका पुराना समय याद दिलाता है, कहता भाई साहब अभी 10 ही साल भी पहले बीता है, ये तुम्हारे मित्र जो बनने का प्रयास कर रहे थे तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आए क्रीमिया के युद्ध में, तो जब हम तुम एक काम करो कि तुम भी आना मत, बस एक ही काम कर दो, तुमसे हम कुछ कह नहीं रहे, बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, अभी तुम आना मत, कहे ठीक है हम आएंगे नहीं, तुम अपना काम कर लो। तो इस प्रकार से रसिया को भी अलग कर दिया, इटली को भी अलग कर दिया, फ्रांस को भी अलग कर दिया, और फ्रांस और ये जो जर्मनी थे इसने ऑस्ट्रियन एम्पायर को सेडावा के युद्ध में 1866 में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद प्राग की संधि होती है, ठीक है, प्राग की संधि हुई उसको पराजित करने के बाद, सेडावा के उसके बाद, और प्राग की संधि के साथ इसका जो ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र पे जो होता ना इसके ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र, ये सब जर्मनी में इसका विलय कर लिया। उत्तरी जर्मन का और इधर का जो इसका क्षेत्र था, इफेक्शनी, ये सब चीज़ें मिल गई इसमें जर्मनी में। ऑस्ट्रियन एम्पायर को छोड़ना उसकी मजबूरी बन गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहाँ तक आगे बढ़ रही थी, 1866 पूरा हो गया था, उसका आधा काम पूरा हो गया था। उधर इटली का भी बेनेफिया मिलने के बाद उधर इटली को केवल रोम जीतना बाकी था, और इसको अपना ये वाला पूरा क्षेत्र तैयार करना जरूरी था, ठीक है। और जब युद्ध करने जा रहा था तो उनसे कहा था कि अगर हम जीतते हैं, अगर ऑस्ट्रिया से जीतते हैं, बिस्मार्क ने स्पष्ट रूप से समझाया था नेपोलियन को कि तुमको हम क्या करेंगे, राइनलैंड का क्षेत्र दे देंगे, और ये लग्जमबर्ग को भी तुम आसानी से वो कर लेना, ले लेना, क्योंकि डेनमार्क के युद्ध के समय न केवल इसको आया था, अपना कब्जा यहाँ तक भी बढ़ाया था, लग्जमबर्ग को भी वो कर लिया था अपने अधीन लगभग। अब क्या करता है, फ्रांस की जो जनता थी 1866 में जब 6 हफ्ते के अंदर ऑस्ट्रिया हार गया था, तो इसकी जनता भी अपने राजा से नाखुश थी, तुमने इतना मजबूत होने दिया इस जर्मनी को, हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो इसने सोचा एक काम करते हैं, अपनी जनता को थोड़ा सा कुछ हम गिफ्ट दे देते हैं, वो खुश हो जाएगी। तो उसने सोचा कि लाओ नीदरलैंड जो ये है हालैंड, तब तक हालैंड पे लग्जमबर्ग खरीद लेते हैं और कह देंगे देखो मिला लिया हमने। तो उसने क्या किया, इसको पता लग गया, इसने न्यूज़पेपर में छपवा दिया, भाई ये अंदर समझौता करके उसकी ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहा लग्जमबर्ग को। यहाँ वाले गुस्सा हो गए कि तुम बेच रहे हो अपनी ज़मीन को, तो इसका ये मामला गड़बड़ हो गया, वो और क्रोधित हो गया। अब जब उसको न्यूज़पेपर में छपाया तो और क्रोधित हो गया। उसके बाद उसने दूसरा एक काम और किया, फिर बिस्मार्क का दिमाग चल रहा, वो चाह रहा कि ये हमसे लड़े अब आके, क्योंकि अब इसके पास इतनी तैयारी 2 साल में हो गई थी 66 के बाद 68 तक। अब वो चाहता फ्रांस हमसे लड़ जाए, वो रास्ता ढूंढ रहा किसी तरीके से हमसे लड़े, और ये अभी मौका लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो वहाँ 2 मामला हुआ। पहला मामला क्या हुआ कि उसने एक बार न्यूज़पेपर का बड़ा सहारा लेता था, जानता था मीडिया की पावर बहुत है, फेक न्यूज़ आजकल चला दो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। तो उसने पहली बार अपने न्यूज़पेपर में क्या छपवाया, कहा कि अपने घर के न्यूज़पेपर में छपवा दिया। उसको लगा कि जब हम फ्रांस पे हमला बोलेंगे तो हमारे देश के लोगों को हमको साथ मिलना चाहिए ना, कल को जर्मनी के लोग भी साथ देना चाहिए, उनको ये ना लगे कि भाई हम फ्रांस इतनी बड़ी महाशक्ति पे हमला बोलने जा रहे हैं, हमसे नहीं राय लिया, वो नहीं किया। तो अपने यहाँ के लोगों का राष्ट्रवाद जगाने के लिए उसने अपने न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि अंदर प्रयास नेपोलियन तृतीय कर रहा है कि जो राइनलैंड का क्षेत्र है इस पे कब्जा करेगा आके। मतलब समझ रहे हैं, वो खुद ही कहा था हम देंगे तुमको, लेकिन उसने झूठी न्यूज़ छपवा दी अपने जर्मनी में कि ये प्रयास कर रहा है, कि कहा है कि राइनलैंड को इसका अंदर आंतरिक सूत्रों से पता चला है कि ये यहाँ पे कब्जे की तैयारी कर रहा है राइनलैंड पे पूरा। वो बात का है, पहली बार कर रहा है जानबूझ के, अपने देश में छपवाया इस तरीके से कि हमारी देश की जनता के अंदर राष्ट्रवाद जग जाए, ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा फ्रांस हमारे यहाँ। वो काम में सफल हुआ। अब वो चाह रहा था कि अगर इसी मुद्दे पे झूठी न्यूज़ के चक्कर में भी हमला बोल देगा तो भी हम इसको देख लेंगे। फ्रांस गुस्सा तो हुआ लेकिन कुछ बोला नहीं, बस मैसेज भेज दिया, कहा कि आप गलत कर रहे हो, इसको सुधरवाओ, हमारा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। लेकिन उसके यहाँ की जनता उद्वेलित हो गई थी, कहा यार अब भी लड़ने नहीं आया, अब वो फिर रास्ता ढूंढा कैसे किसी तरीके से तो आ जाए लड़ने के लिए, अब वो अभी आने को तैयार नहीं है। स्पेन वाला मुद्दा हुआ, स्पेन की महारानी थी,
स्पेन की महारानी का नाम, अगर स्पेन की महारानी का उस समय नाम राजा ईसाबेला, तो राजा ईसाबेला जो वहाँ की महारानी थी, तो इस वेला की गद्दी जब अब्जफ्त हुई तो हुआ कि यहाँ पे नया शासक कौन बैठेगा, तो होहेन-जोलन वंश था एक वहाँ पे। होहेन-जोलन वंश का जो मूल था वो जर्मनी का था, ध्यान रखिए, होहेन-जोलन वंश का जो मूल था वो जर्मनी का था। और जर्मनी और होहेन-जोलन वंश का जो राजा था लियोपोल्ड, इसने कहा कि बिस्मार्क ने न्यूज उनसे दूध भिजवा के वहाँ पे मना लिया कि लियोपोल्ड को शासक बना देंगे। आप समझ रहे हैं, जब जर्मनी का स्पेन वाले मुद्दे में, जो स्पेन का आप देखिए, ये जो स्पेन आप देख रहे हैं फ्रांस के इधर है, इसने दूध भिजवा के यहाँ मनवा लिया कि अब रानी इस बेला के बाद अब होहेन-जोलन वंश के जो लियोपोल्ड जो शासक है उनको यहाँ पे बैठा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जब इनको बैठाने की आई, फ्रांस हो गया गुस्सा, कहा यार तुम यहाँ पे रह रहे हो, ऑलरेडी तुमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, अब तुम कह रहे हो हम यहाँ भी अपना राजा बैठाएंगे, तुम हमको दो तरफ से घेरने का प्रयास कर रहे हो इसका मतलब। तो उसको लगा कि मामला ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं तो हमारी गलती का आक्षेप लेके अभी हमला करेगा तो मामला दिक्कत होगी और लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, वक्त लोग हमारा साथ देना। तो इसका जो शासक था, एक बार बिस्मार्क तो क्लियर था अगर इस पे भी हमला कर देगा तो भी देख लेंगे, लेकिन उसने कहा कि हमला नहीं किया। उसने अपने एक दूत को, जो प्रसा का उसका राजदूत था, जैसे हमारे कुछ राजदूत अमेरिका में नियुक्त हैं, ठीक है, रसिया में नियुक्त हैं, पाकिस्तान में भी अपने राजदूत, इस तरह अपने हर देश के राजदूत वहाँ नियुक्त रहते हैं। तो जो उसका एक राजदूत बेनेडिक्ट जो था, जो कहाँ पे नियुक्त था उस समय, प्रसा में, उससे कहता है कि आप विलियम प्रथम से मिलिए, आप विलियम प्रथम से मिलो और कह दो कि एक गलती जो यहाँ पे कर रहा था स्पेन में, ऐसी गलती दोबारा ना दोहराए वो। आप समझ रहे हैं ना, बिस्मार्क के पास अगर भेजता तो हमको लगता है वो सही अपमानित करके वो न्यूज छपवाता, लेकिन वो अब जाता है, वो गया विलियम प्रथम से मिलने उसको करने के लिए। हमने कहा विलियम प्रथम के पास भेजा, जाके नेपोलियन तृतीय ने अपने राजदूत को भेजा बेनेडिक्ट को, जाके विलियम प्रथम को समझाओ कि दोबारा ये उकसावे वाला काम ना करे, अगर हमने उसको बढ़ने का मौका दिया है, उसका वो किया है, तो इतना ऊपर अभी ना जाए, क्योंकि कितना भी है अभी हम ही जो है फ्रांस की सत्ता को चुनौती मत दो, तुम इतने मजबूत अभी नहीं हुए हो। तो विलियम प्रथम भी सोचता है यार अभी ऑस्ट्रिया से लड़े हैं, क्या लड़ें, वो छुट्टी बना रहा था आराम से एम्स में, तो लेकिन उसने कहा कि जहाँ छुट्टी मना रहा हूँ वहीं चले जाओ। वो मैसेज पहुँचा उसके पास, तो कहा भाई हम यही छुट्टी मना रहे हैं एम्स में, तुम आ जाना, यहाँ वाला एम्स नहीं दिल्ली वाला, उसका अपना वहाँ एम्स था, यहाँ पे तो छुट्टी इकट्ठी छुट्टी बनती है, ठीक है ना। तो वहाँ छुट्टी मनाने कहा ठीक है आ जाओ। एम्स गए, उनका स्वागत सत्कार किया, आदर के साथ उनको बैठाया बच्चों, और आदर के साथ बैठाने के बाद क्या हुआ, वो आदर के साथ वहाँ बैठे, चीज़ें चल रही थी नॉर्मल, और उनको कहा कि जाइए नेपोलियन तृतीय जी को बता दीजिएगा कि अब हम आगे वहाँ पे ऐसा हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं होगी, हम आपको आश्वासन देते हैं, आराम से हमें छुट्टी मना दीजिए, आप भी जाइए, मतलब प्यार से सत्कार करके खाना पीना खिला के भेजा था उसको। और फिर अब बिस्मार्क चूंकि वर्साय के महल में बैठा हुआ था, वहाँ पे था, अपना काम देख रहा था, चांसलर था, उसको तार भिजवाता है, एम्स का तार कहा जाता है, एम्स की तार की घटना फेमस है, कहते हैं एम्स के तार ने वास्तविक रूप से जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है उस पर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। तो जो उसका शासक था विलियम प्रथम, उसने अपने चांसलर के पास तार भिजवाया एम्स में कि यार ये आया हुआ था बेनेडिक्ट, उसका राजदूत, उसको मैंने आश्वासन दे के प्यार से भेज दिया, जाओ अभी मत करना कोई उकसावे वाला काम। वो तो बड़ा गुस्सा हुआ यार, कहा हम इतने दिन से युद्ध करने के लिए सोच रहे हैं, मौका भी आया, उसको प्यार से खाना वाना खिला के भेज दिया है, और बताइए फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो ये उकसावे में आएगा नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, जो तार आया था तो उसको उसने छपवाया कि एम्स से तार आया है कि हमारे राजा महोदय ने विलियम प्रथम ने उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करके भगा दिया, डांट कर उसको, बेनेडिक्ट को हमने डांट के भगा दिया यहाँ से, और बेनेडिक्ट को यहाँ पे हमने डांट के भगाया है। अब आज हम इतने मजबूत हो गए हैं, आए थे हमसे बात करने के लिए यहाँ पे, तो ऐसे वैसे लिखवा के पूरे उसमें न्यूज़पेपर में, तो यहाँ भी और फ्रांस में भी छपवा दिया। फ्रांस की जनता जो है उग्र हो गई। अभी जैसे क्या होता है, कुछ न्यूज़पेपर में छपवाना है, कहीं की न्यूज़ ऐसे छपवा दो, जैसे अब आजकल भी नहीं कि न्यूज़ आ ही जाती है। फ्रांस की जनता हो गई भाई हमारे राजदूत के साथ गलत व्यवहार, और विलियम प्रथम सोचा यार इसको तो खाना वाना खिला के भेजे थे, क्या कह रहा है, पूरा हो गया, उसी पे हो गया गुस्सा वो, कहा अब हम तुम पर युद्ध करेंगे, तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। कहा हम तो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे तुम हमारे साथ युद्ध करो, और उसको पता था कि इस तार को छपवाने के बाद युद्ध होना लाजमी है। उसके पहले तैयारी में हो चुका था, उसके पहले इटली से बुलाया, इटली को, इटली पे मिला, कहा यार देखो तुम्हारा भी एकीकरण रुका हुआ है, और पता है कि तुमने कोलंबियस की संधि में कुछ उससे बात किया है अकेले में। कहा भाई साहब क्या कहा, इतना सूत्र हमारे हैं,
उसने बताया है कि भाई तुमने कहा था कि अगर जब पूरा एक हो जाएगा तो तुम रोम के पोप के अंतर्गत सारा सब कुछ सारी व्यवस्था चलेगी। कहा यार लिखित तो नहीं दिया था, हाँ लेकिन कुछ इशारा किया था। कहा ये वही मान के चल रहा है। तो एक काम करो कि तुम्हारा रोम को, ये पहली बात तो इसको तुम हमारे साथ आओ, जो तुम्हारा इसके कोलंबियस में जो तुमने इसके साथ कुछ बातचीत की है वो पीछे हट जाएगी और तुम्हारा रोम पे भी कब्जा हो जाएगा अगर इसको हम हरा पा जाते हैं। तो कहा बात यार तुम ठीक कह रहे हो। तो कहा बस तुम एक काम करना कि जब इसके हमारा खुल के साथ भले मत आना देने के लिए, आ जाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे इसकी सेना यहाँ हटेगी तुम रोम पे कब्जा कर लेना, कहने के लिए तुम हमारे साथ रहो, और अगर ये तुमको तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए जाए तो इसके साथ जाना मत। तो इटली को तो इसी तैयारी में था। उधर काबूल का भी दिमाग चल रहा था, क्योंकि सिडावा के युद्ध में वेनेसिया प्राप्त हुआ था, उसका जब तक रोम अभी मिलता ना उसका भी एकीकरण ना होता। तो कहा ठीक है भाई हम तुमको आश्वासन देते हैं, तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम्हारे साथ हम उसके साथ तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हारे साथ कह देंगे हैं हम यहाँ तैयार। लेकिन उसको लगा कि भाई फ्रांस है, इधर रसिया जो है, हमारी ताकत देख के कहीं रसिया ऐसा ना सोचे कि जर्मनी मजबूत हो रहा। फिर उसे बुलाता है, कहता है तुम्हारे लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है रूस से, क्योंकि रूस के यहाँ पे रहा था तो इसलिए उसके प्रति उसको समझाना जानता था। जैसे अभी आपके जो हैं विदेश मंत्री एफ जयशंकर जी, जब उनको अमेरिका से बात करना होता है, उनको चाइना से बात करना होता है, तो बड़े इजीली उनको समझा ले जाते हैं जापान को। कारण क्या है, चाइना में राजदूत के रूप में काफ़ी लंबा समय बिताए हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ की भौगोलिक समझ, वहाँ के लोगों की समझ हो जाती है। तो उसको समझ इस चीज़ की थी कि इसको समझा ले जाएंगे। तो इसको समझाता क्या है, कहा भाई साहब देखिए दो चीज़ है, ब्लैक सी में आप परेशान है ही हो टर्की को लेके, और टर्की वाला मैटर, ऑटोमन साम्राज्य वाला मैटर तुम लेके परेशान हो। एक काम करो, अभी जैसे एक बार फ्रांस ने क्या किया था तुम्हें क्रीमिया के युद्ध में 10 साल पर 15 साल पहले क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मिलके तुमको सबने पराजित किया है, तो बदला लेने का समय आ गया है। बस तुम एक काम ये करना कि अगर तुम हमारे साथ डायरेक्ट नहीं आ पाओ, हम तुमको आने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस तुम इसके साथ लड़ने मत आना, और तुम एक काम और कर लेना, जैसे इसके साथ कोई आएगा तुम इस क्षेत्र पे भी अपना दबाव बना देना, ऑटोमन साम्राज्य वाले क्षेत्र पे, यहाँ जो ब्लैक सी वाला जो रीजन है, यहाँ जितनी जो बंदरगाह है सारे कब्जा कर लेना तुम। उसको समझाया रूस को कि जब हम इधर इसके ऊपर हमला बोलें, क्योंकि तब ये उसकी मदद करने नहीं आ पाएगा, तुम्हारा 15 साल पहले का बदला भी पूरा हो जाएगा क्रीमिया वाला मतलब समझ रहे हैं कि जो 15 साल पहले तुम हारे हो वो भी बदला तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कि अगर तुम्हारा बदला इसलिए पूरा हो जाए क्योंकि यहाँ तुम कब्जा कर चुके होगे तब तक। कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो, दिल में हमारे भी दुख है कि 15 साल पहले हमें हारे हैं और ये लोग मिलके हराए थे। कहे हाँ देखो मौका हम कर रहे हैं। इसको समझा लिया रूस को, वो भी तैयार हो गया। इटली को समझा लिया। अब बात इंग्लैंड की थी, क्योंकि उसको पता था ऑस्ट्रिया को हराने तक तो मामला ठीक है, लेकिन जैसे हम फ्रांस को हराएंगे तो उसको लगेगा कि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया, एक अब वो जर्मनी के उस पे जो है बैलेंस बन गया और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तब उसके इंग्लैंड के साथ बैठक करता है और कहता है भाई साहब आपसे एक अनुरोध है। कहे बताइए क्या कहने के लिए आप आए हैं। कहा कि हम कहने के लिए आए हैं, बस एक छोटा सा काम है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हो क्या कर रहा हो, हमारे साउथ के जर्मनी पे कब्जा किया है, और बताइए कि अब हमने माना कि वो आया हुआ था तो हमारे क्या हमारे राजा को धमकी देने आ गया था, इसलिए हमारे व्यवहार करना पड़ गया उसके साथ। तो बताइए ऐसा उचित लगता है? और हम कुछ हम मांग क्या रहे हैं इससे? हम तो यही मांग रहे हैं कि वो इकॉनमी पूरी खुली रहे। अब सीधे पैसे की बात ला रहा है। कहा हम यही मांग रहे थे कि भाई अंदर अंदर बार बार कहता है कि भाई आप अभी आप देख ही रहे, इनके जो चाचा जी नेपोलियन थे उन्हीं का भूत इनके ऊपर भी सवार है। हम तो चाहते हैं ओपन इकॉनमी हो जाए, आपका सामान यहाँ अंदर आके बिकने लगे, हमारी भी इंडस्ट्री जो है आपके सामान बिकेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी थोड़ा बहुत, हम भी लोग थोड़ा पैसे से सक्षम हो जाएंगे, खाने पीने का सिस्टम सही हो जाएगा। उसको समझा ले गया कि हम आपको ओपन इकॉनमी चाहते हैं। और जैसे खुली अर्थव्यवस्था का नाम सुनता है वो खुश हो जाता है भाई, क्योंकि वो तो व्यापार करके ला रहा है हर जगह पे। वो सोचा बढ़िया यार भारत जैसे क्षेत्रों पे चीज़ें आ रही हैं, यहाँ बेचना आसान होगा हमारे लिए। तो कहा तुम चाहते क्या हो? कहा बस आपसे यही चाहते हैं कि आप जो है एक तो पुराना बदला ले लीजिए कि जो तुम्हारा जो इनके पिताजी इनके चाचा जी ने जो तुम्हारे साथ लगा आपके ऊपर वो लगाया था आर्थिक नाकेबंदी महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा, और इसके बाद अगर हार जाते हैं यहाँ मुक्त अर्थव्यवस्था भी हो जाएगा। तो कहे इसके एवज में क्या चाहते हो? कहे इसके एवज में एक ही चीज़ चाहते हैं, आप आइएगा मत यहाँ युद्ध में इसके साथ लड़ने के लिए, क्योंकि आप क्रीमिया में इसके साथ आके लड़े थे, इसलिए हम आपको पहले ही वो कर रहे हैं, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब इसके ऊपर हमला बोलेंगे तो आप मत आइएगा। कहे चलो भाई ठीक है, हम कह देंगे भाई तुम्हारा मामला है, तुम अपना काम करो। अब इसके बाद इंग्लैंड ने भी उसको सहमति दे दी, हम आएंगे नहीं तुम्हारे पास। दिमाग था, लेकिन हमने कहा कि वो अपने देश में उलझा पड़ा हुआ था ना, लग्जमबर्ग दूरदर्शिता वाला उसका अभाव। तो हमने क्या कहा, ये सब चीज़ आप देख रहे हो अंदर अंदर पहले पूरा मैटर कर लेता था,
उसके बाद वो सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाता था ना। उसके बाद वो तार वाली व्यवस्था को और चीज़ों की व्यवस्था को खुले रूप से और प्रसारित करना शुरू कर दिया। भाई अब आज का समय नहीं है, गुप्त संधियां होती हैं ना, आपस में गुप्त संधियां होती हैं, आके मिल रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये फ्रांस अब अलग थलग अकेला पड़ गया और फ्रांस ने स्वयं हमला बोला। कहा इसी दिन का इंतजार हम कर रहे थे। और सेडान के युद्ध, यहाँ सेडान है छोटा सा, आप देखेंगे फ्रांस की इधर सेडान का युद्ध होता है। और सेडान का युद्ध 1870 में फ्रांस ने जर्मनी पे कह सकते हो प्रसा पे हमला बोल दिया। और जर्मनी और सेडान के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को बहुत बुरी तरह पराजित किया क्योंकि पूरी तैयारी में था तुमको क्या करना है। और इस प्रकार नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी, वहाँ की जनता उसका विरोध करने लगी। और आप ये देखिए जो सेडान का आप वो देखेंगे, आप ये देखिए सेडान लिखा है ना लग्जमबर्ग के ऊपर सेडान, तो यहाँ सेडान का युद्ध होता है, बुरी तरह फ्रांस पराजित होता है। और फ्रांस जब बुरी तरह पराजित हो गया, इस प्रकार जो ये साउथ का पूरा रीजन था, लॉरेंस और एलिस और लॉरेंस का क्षेत्र छोड़ना पड़ा और इस पूरे क्षेत्र पे इनका कब्जा हो गया, ठीक है ना। और फिर 1871 के फ्रैंकफर्ट, ये जो फ्रैंकफर्ट सम्मेलन बुलाया गया और फ्रैंकफर्ट सम्मेलन के तहत जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की गई। और हमने कहा कि जैसे इसके ऊपर फ्रांस पे हमला बोला था, इसके सैनिक कम हुए थे, तो जो रोम में अपने सैनिक लगा रखा था फ्रांस, उसको भी पोप के पास से बुला लिया। और जैसे पोप के पास से अपने सैनिक बुलाता है वो, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे अपने सैनिक बुलाता है पोप के पास से, वेटिकन सिटी आप देख रहे हैं इसके पास से जैसे अपने सैनिक बुलाता है, यहाँ पे इटली क्या करता है, अपने सैनिक भेजकर यहाँ पूरा रोम पे कब्जा कर लेता है। इस प्रकार 1871 के सेडान के युद्ध, 1870 और 71 के सेडान के युद्ध के साथ जर्मनी का एकीकरण बच्चों पूरा होता है और इटली का भी एकीकरण उसी के साथ पूरा हो जाता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की जाती है और कहा जाता है एक मजबूत जर्मनी अस्तित्व में आ गया था। विलियम प्रथम उसका शासक था और बिस्मार्क उसका चांसलर था। अब लगभग 20 सालों तक 89 और 90 तक पूरे यूरोप की जो आर्थिक व्यवस्था को, पूरे यूरोप की आर्थिक दशा और दिशा को कौन चलाएगा? बिस्मार्क चलाएगा आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरी चीज